अब हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस की पहले एनाटॉमी समझते हैं। एम्ब्रियोलॉजी तो हमने समझ ली है। यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं फंडस। ये फंडस जो है आपका यूट्रस में जहां पर फैलोपियन ट्यूब एंटर करता है ना, उसकी ओपनिंग को कहते हैं कॉर्नुआ। तो इस कॉर्नुआ की ओपनिंग के ऊपर वाला जो पार्ट होता है यूट्रस का उसे हम फंडस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। जो मेन बॉडी होती है यूट्रस की उसे हम कॉर्पस या फिर यूटेराइन बॉडी भी कह सकते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होता है आपके यूट्रस का उसे हम ऑब्वियसली क्या कहेंगे? सर्विक्स कहेंगे। ठीक है। अब सर्विक्स के और आपके यूटेराइन बॉडी के बीच में जो नैरो एरिया लाई करता है उसको हम कहते हैं इस्थमस। तो इस्थमस इज द नैरो एरिया बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स। ठीक है। इसी इस्थमस के लेवल पर लाई करता है आपका इंटरनल ऑस। तो इंटरनल ऑस लाइज एट द लेवल ऑफ द इस्थमस। फिर तीन लेयर्स होती है जो कवर करती है आपके यूट्रस को। सबसे बाहर की लेयर जो होती है पेरिमेट्रियम होती है। और पेरिमेट्रियम क्या है एक्चुअली में? ये विसरल पेरिटोनियम है जो आपका एब्डोमेन को कवर करता है। वैसे ही ये यूट्रस को भी कवर करता है। मायोमेट्रियम जो कि थिकेस्ट लेयर होती है आपके पूरे एंड यूट्रस की। ये स्मूथ मसल से बनी होती है और ये थिकेस्ट लेयर होती है। बाकी एंडोमेट्रियम आपको पता ही है, जो मेंसेस के दौरान शेड ऑफ हो जाती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। जब भी हम पर्स पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो उस पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आपको दो ही चीजें देखने को मिलती है। पहला, एक एक्सटर्नल लॉस आपको देखने को मिलेगा और एक्टो सर्विक्स देखना आपको मिलेगा। देखो सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, एंडो सर्विक्स होता है और एक एक्टो सर्विक्स होता है। एंडो सर्विक्स तो अंदर रहेगा ऑब्वियसली, और एक्टो सर्विक्स वो पार्ट होता है जो कि वजाइना के अंदर प्रोट्रूड करता है। ये आपका एक्टो सर्विक्स है जो वजाइना के अंदर प्रोट्रूड करता है। तो जब भी पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे तो एक्सटर्नल ऑस और एक्टो सर्विक्स ये दो ही स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉर्नो ऑस्टिया। ये क्या होता है? ये ओपनिंग होता है फैलोपियन ट्यूब का बेसिकली। हाँ, एक और चीज रह गया कि यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे एट द टॉप ऑफ द यूटेरस, जो बेसिकली अटैच होते हैं यूटेरस के साथ। ये होते हैं राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट। आपको इनको याद रखना है, आर एफ ओ, और इसी ऑर्डर में याद रखो, काम में आएगा। राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट। अब कैसे काम में आएगा वो बता दो। इनके एंटेरो पोस्टीरियर रिलेशन आपको पता होना चाहिए तीनों स्ट्रक्चर्स के, जो कि टॉप पे अटैच है। राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट। इसमें से सबसे एंटीरियर जो है वो है आपका राउंड लिगामेंट, सबसे पोस्टीरियर जो है वो आपका ओवेरियन लिगामेंट, बीच में लाया करता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। अब एंटेरो पोस्टीरियर रिलेशन तो जान लिया। अब जानते हैं कि सबसे सुपेरियरली क्या प्रेजेंट है। तो जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है जो कि बीच में प्रेजेंट था वो मोस्ट सुपेरियरली प्रेजेंट होता है। और बिलो फैलोपियन ट्यूब दोनों जो आपके राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट होते हैं ये सेम लेवल पे अटैच। मतलब ये आपका फैलोपियन ट्यूब सबसे सुपीरियरली अटैच है। बाकी राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट जो है ये दोनों सेम लेवल पे अटैच होता है। बस क्या है कि राउंड लिगामेंट एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट पोस्टीरियरली प्रेजेंट। फिर हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन होता है कि जब भी हमको ट्यूबल लाइगेशन करना पड़ेगा, मतलब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट करना पड़ेगा फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन। तो अगर आपको एग्जैक्ट एनाटॉमी पता नहीं है कि कहाँ पर राउंड लिगामेंट है, कहाँ पे आपका फैलोपियन ट्यूब है, कहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट है, तो आप रॉन्ग स्ट्रक्चर को जो है लाइगेट कर सकते हो, विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द लाइगेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवेरियन लिगामेंट के बारे में और राउंड लिगामेंट के बारे में। ओवेरियन लिगामेंट जो है ये अटैच करता है यूटेरस को ओवरी के साथ, इसीलिए इसको यूटेरो ओवेरियो लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। राउंड लिगामेंट जो है इसका पहले हमें पाथवे पता होना चाहिए। राउंड लिगामेंट क्या करता है? राउंड लिगामेंट जो है पहले सबसे पहले अटैच होता है अपर एंड ऑफ यूटरस को, और अपर एंड ऑफ यूटरस से ये मूव करता है टुवर्ड्स द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में से ये एंटर करता है इनटू द डिप इंग्वानल रिंग। डिप इंग्वानल रिंग आपको पता है कहाँ लेकर जाती है? इंग्वानल कनाल के अंदर लेकर जाती है और निकलती है इन दी सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। और लास्ट में आपका जो राउंड लिगामेंट है ये इंसर्ट कर जाता है ऑन द लेबिया मेजोरा। कहाँ पर इंसर्ट कर जाता है? लेबिया मेजोरा पर इंसर्ट कर जाता है। ये पूरा पाथवे जो है आपको पता होना चाहिए राउंड लिगामेंट का। ठीक है। अब राउंड लिगामेंट जो था ये स्टार्ट कर रहा था फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द यूटेरस, और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जा रहा था। मतलब ये अपर एंड ऑफ यूटेरस को क्या करेगा? एंटीरियरली खींचेगा, एंटीरियरली पुल करेगा। तो देयरफॉर राउंड लिगामेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूटेरस। जो एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन होती है यूटेरस की वो होती है ड्यू टू राउंड लिगामेंट। फिर हम बात करते हैं कि दोनों जो है आपके ओविरियन लिगामेंट और राउंड लिगामेंट इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन होता है गबर्नेकुलम से। अब गबर्नेकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्टल पार्ट जिससे राउंड लिगामेंट आता है, एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट जिससे ओविरियन लिगामेंट आता है। प्रॉक्सिमल पार्ट में ओ आता है, प्रॉक्सिमल वर्ड में ओ आता है, इसलिए ये ओविरियन लिगामेंट को जन्म देगा। डिस्टल पार्ट से राउंड लिगामेंट। फिर हम बात करते हैं कि मैंने बताया था कि जो आपका राउंड लिगामेंट है इसका पाथवे, इसके पाथवे में जब ये डीप इंग्वानल रिंग से इंग्वानल कनाल के अंदर जा रहा था ना, तो ये एक विसरल पेरिटोनियम का एक फोल्ड भी अपने साथ ले जाता है। उस विसरल पेरिटोनियम के फोल्ड को हम कहते हैं कैनाल ऑफ नक, which can lead to hernia. तो राउंड लिगामेंट कैरीज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विद इटसेल्फ व्हाइल मूविंग इनसाइड द इंग्वानल कनाल, जिसे हम कहते हैं कैनाल ऑफ नक, which can lead to hernia. फिर हम बात करते हैं कि राउंड लिगामेंट की जो आर्टरी होती है उसका दूसरा नाम होता है सैमसन्स आर्टरी। सैमसन्स आर्टरी किसकी ब्रांच है इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अराइज करते हैं फ्रॉम द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं फंडस के बारे में। फंडस वो पार्ट है यूट्रस का वो जो लाई करता है अबाउट द अटैचमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर फंडस के अंदर कोई डीप नहीं है तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। अगर डीप प्रेजेंट है तो आप सस्पेक्ट करिए कि कोई मलेरियन एनोमली जो है प्रेजेंट हो। फिर हम बात करते हैं कॉर्पस के बारे में, विच इज द बॉडी ऑफ द यूटेरस। इसकी 3 लेयर्स होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम होती है, मिडल लेयर मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर होती है, स्मूथ मसल से कंपोज होती है, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम जो कि बेसिकली विसरल पेरिटोनियम होता है। मायोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल से बना होता है, ये 3 लेयर का होता है। मायोमेट्रियम आपके कितने लेयर से बना होता है? 3 लेयर्स का होता है। इसमें से आपको पता होना चाहिए जो मिडल लेयर है आपके मायोमेट्रियम की, मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम हैज क्रिस क्रॉस मसल फाइबर्स, और इन क्रिस क्रॉस मसल फाइबर के बीच में जो आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि जब भी ये मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड वेसल्स क्या कर जाएंगे? कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो जो ब्लड आपका लॉस होता था ड्यूरिंग पीपीएच वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए आपके मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को हम लिविंग लाइगेशन भी कहते हैं। मिडल लेयर जो है मायोमेट्रियम की उसको हम लिविंग लाइगेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड लॉस को कंट्रोल करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग पीपीएच। ठीक है, तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का टू कंट्रोल पीपीएच, दैट इज मिडल लेयर के अंदर क्रिस क्रॉस मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लैरिटी। अब जब आपकी मिडल लेयर या फिर मायोमेट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो आपका पीपीएच हो जाएगा ना। तो पीपीएच का मेन मैकेनिज्म या फिर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो अटोनिया ऑफ यूटेरस है, जिसमें आपका यूटेरस का मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्रिस क्रॉस फाइबर्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट ही नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ यूटेराइन कैविटी। देखो, यूटेराइन कैविटी एक पोटेंशियल कैविटी है। पोटेंशियल कैविटी होने का मतलब यह है कि जब जरूरत पड़ेगी तब यूटेरस अपने अंदर कैविटी बना सकता है, कैविटी के अंदर ये स्पेस बना सकता है। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर कोई जरूरत है क्या हमको कैपेसिटी की, वॉल्यूम की, कैविटी की? नहीं। इसलिए कैपेसिटी सिर्फ 10 ml है और वेट आपका 60 to 80 ग्राम्स है। प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर हमको जरूरत है, इसीलिए कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है? 5 लीटर तक आपकी कैपेसिटी चली जाती है यूटेराइन कैविटी की, और वेट हो जाता है 1000 ग्राम्स। तो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर जो आपकी वॉल्स होती है यूट्रस की, दे आर अपोज टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी होती है। वॉल्स ऑफ यूट्रन कैविटी आर अपोज टू ईच अदर इन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट। ठीक है, प्रेग्नेंट यूट्रस जिसे हम ग्रेविड यूट्रस भी कहते हैं, इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ज्यादातर आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू हाइपरप्लेसिया। फिर हम बात करते हैं हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी मतलब बेसिकली क्या? एंडोस्कोपी ऑफ द यूटेरस। तो जब हम करते हैं हिस्टेरोस्कोपी, इट इज द बेस्ट मेथड टू विजुअलाइज द कैविटी ऑफ द यूटेरस। ये तो बात है। अब ये डायग्नोस्टिक यूज के लिए भी हम यूज करते हैं, थेरापेटिक यूज के लिए भी करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर आपकी वॉल्स जो रहेगी यूटेरस की, दे विल लाई अपोज टू ईच अदर, और इसमें जो कैपेसिटी होगा कैविटी का वो भी बहुत कम होगा। तो आप हिस्टेरोस्कोप डाल के कुछ देख नहीं पाओगे अगर वॉल्स ऑफ यूटेरस एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अपोज है, तो हिस्टेरोस्कोपी का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हिस्टेरोस्कोपी करने के दौरान आपको क्या चाहिए कि डिस्टेंशन हो जाए यूटेरस का। अब डिस्टेंशन करने के लिए यूटेरस का हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंशन मीडिया यूज करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंशन मीडिया आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड डिस्टेंशन मीडिया जो है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज। जो गैस डिस्टेंशन मीडिया है ये उतना हम रेयरली यूज करते हैं गैस डिस्टेंशन मीडिया को। लिक्विड डिस्टेंशन मीडिया को हम दोनों डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक हिस्टेरोस्कोपी दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। गैस के डिस्टेंशन मीडिया को हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, बात कोई दिक्कत इसमें, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो लिक्विड डिस्टेंशन मीडिया है ये 2 टाइप का है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट रिच होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रोलाइट रिच में आपके 2 एग्जांपल्स आएंगे, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट में आपके 2-3 एग्जांपल्स आएंगे, सॉरी, ग्लाइसिन, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल। जिसमें से मोस्ट कॉमनली आपका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपके पास जब भी आप हिस्टेरोस्कोपी करते हो तो हिस्टेरोस्कोप में एक इनफ्लो चैनल होता है, एक इनफ्लो चैनल होता है और एक आउटफ्लो चैनल होता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट से आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कॉल कर रही है। आपने रियलमी हेडफोन ऑर्डर किया है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि आपके हिस्टेरोस्कोप में एक होता है इनफ्लो चैनल और एक होता है आउटफ्लो चैनल। ठीक है, अब जो इनफ्लो चैनल होता है उससे आपका, मान लीजिए आपने 1 लीटर जो है फ्लूइड डाला यूट्रस के अंदर, और आउटफ्लो चैनल से सिर्फ 500 ml आए, मतलब 500 ml तो कहीं गायब हो गया ना। तो क्या होता है ना, नॉर्मली अगर आप 1 लीटर फ्लूइड डाल रहे हो और 500 ml बाहर आते हैं तो वो 500 ml बेसिकली आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके वहां से पेरिटोनियम के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। वहां से 500 ml जाके कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया? पेरिटोनियम के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो चुका है आपका वो 500 ml फ्लूइड। तो ये जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है फ्लूइड का डॉक्टर के लिए, और जो ओवरलेड हुआ है ये पेशेंट के लिए, ये हाइपोनेट्रीमिया कॉज कर सकता है पेशेंट के अंदर। क्योंकि डॉक्टर के लिए डेफिसिट क्यों है? क्योंकि 1 लीटर डाला था, 500 बाहर आया, तो डेफिसिट के अंदर चला गया डॉक्टर। लेकिन पेशेंट के लिए तो ओवरलोड है ना। तो फ्लूइड डेफिसिट या फिर फ्लूइड ओवरलोड पेशेंट के लिए जो क्रिएट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी हाइपोनेट्रीमिया इन दी पेशेंट, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट के अंदर।
और ये जो हाइपोनेट्रीमिया के ज्यादा रिस्क है, ये जो रिस्क है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया के साथ। इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया के अंदर आपको ये रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया लेस होती है। ठीक है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनिपोलर कॉटरी यूज कर सकते हैं, यूनिपोलर कॉटरी के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया यूज करेंगे यूनिपोलर कॉटरी के साथ तो फिर पेशेंट को करंट लग जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए यूनिपोलर कॉटरी के अंदर हमको ग्लाइसिन यूज करना पड़ता है, विच इज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया। बायपोलर कॉटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया को जो है यूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होता है आपके फ्लूइड ओवरलोड का। अगर फ्लूइड ओवरलोड आपका 1 लीटर का हो जाता है विद इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया तो आपको प्रोसीजर स्टॉप करना पड़ेगा। अगर फ्लूइड ओवरलोड आपका 2.5 लीटर तक पहुंच जाता है विद इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया तो फिर आपको प्रोसीजर स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड ओवरलोड, अगर एक फ्लूइड ओवरलोड का कट ऑफ क्या है, 1 लीटर का है विद इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया, और 2.5 लीटर तक का है विद 2.5 लीटर का है विद इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये इस पर जो है बहुत एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिए कि कॉर्पस जो कि यूट्राइन बॉडी होती है, तो सर्विस का रेशो आपको पता होना चाहिए। बर्थ पे और मेनोपॉज पे सेम है, 1:1। जहां से शुरू किए थे वहां से ही आपका एंड कर जाएगा। बर्थ पे और मेनोपॉज पे 1:1 का रेशो है। बिफोर प्यूबर्टी सर्विस ज्यादा ग्रो कर जाती है, इसलिए 1:2 का रेशो है। आफ्टर प्यूबर्टी उल्टा हो जाता है, 2:1 हो जाता है। और रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये 3:1 हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पस मतलब यूट्राइन बॉडी को क्या करना है रिप्रोडक्टिव लाइफ में, एक बच्चे को पूरा पकड़ के रखना है, तो उनका जो कैविटी होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो कॉर्पस सर्विस रेशो एग्जाम में याद रखें, उल्टा रेशो अगर दे दिया, सर्विस इज टू कॉर्पस दे दिया, तो आपके सारे रेशो उल्टे हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी के दूसरे पार्ट के बारे में, एंडोमेट्रियम। देखो एंडोमेट्रियम जो है ये लाइनिंग एपिथेलियम है, बेसिकली लाइनिंग एपिथेलियम है आपके यूट्रस की। सॉरी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एपिथेलियम कौन सी होती है, वो ये सिंगल लेयर कॉलमनार एपिथेलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा इन रेशियो ऑफ 1:1। फिर हम बात करते हैं इसके 2 लेयर्स होते हैं, एक सुपरफिशियल लेयर और एक बेसल लेयर। सुपरफिशियल लेयर जो होती है ये शेड ऑफ कर जाती है ड्यूरिंग द मेंसेस, लेकिन जो बेसल लेयर होती है ये शेड ऑफ नहीं करती। इसका काम होता है टू रीजनरेट द सरफेस एपिथेलियम, दैट इज द सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर बेसल लेयर डैमेज हो गई ड्यूरिंग क्यूराटाज, मतलब क्यूरोटाज के दौरान, या फिर जिसमें हम बार बार क्यूरोटाज करना पड़ता है, जैसे कि मल्टीपल बार बार आप अबॉर्शन कर रहे हो, बार बार आप डीएनसी करवा रहे हो, तो उसके दौरान क्या हो सकता है कि बेसल लेयर जो है डैमेज हो सकती है। बेसल लेयर डैमेज होती है और आपकी सुपरफिशियल लेयर है नहीं क्योंकि मेंसेस हो गया है, तो फिर क्या होगा ना, रॉ सरफेस बन जाएगा और रॉ सरफेस एक दूसरे को अपोज करेगा यूटरस का। जब भी रॉ सरफेस अपोज करता है एक दूसरे को तो फाइब्रोसिस होता है। इस फाइब्रोसिस के कारण इंट्रायूटेरिन अडेजन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इंट्रायूटेरिन अडेजन्स बन जाएंगे, जिनको हम कहेंगे साइनिकिया। और ये जो इंट्रायूटेरिन अडेजन बन जाते हैं, साइनिकिया बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं अशरमैन सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, अशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, इसका है एमटीपी एंड डीएनसी, जिसमें बेसिकली क्यूराटाज करना पड़ता है, क्योंकि इससे ही आपका बेसल लेयर जो है डैमेज हो रहा था। फिर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। देखो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, इस ये थिक होती है, कभी थिन होती है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 28 दिन, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। बिफोर ओव्यूलेशन जो बिफोर ओव्यूलेशन एंडोमेट्रियम के अंदर होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और आफ्टर ओव्यूलेशन होता है सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ठीक है जी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल प्रोलिफरेटिव चेंजेस होंगे एंडोमेट्रियम के अंदर अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। सेकंड ऑफ साइकिल, सेकंड हाफ के अंदर जो है सिक्रेटरी चेंजेस होगा एंडोमेट्रियम के अंदर अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इमीडिएटली आफ्टर दी मेंसेस आपकी बहुत थिन होती है एंडोमेट्रियम, दैट इज 0.5 mm ओनली। आफ्टर दी प्रोलिफरेटिव चेंजेस, सारे प्रोलिफरेटिव चेंजेस हो गए, मतलब 14th डे तक 3 to 5 mm रहेगी आपकी एवरेज एंडोमेट्रियल थिकनेस। सिक्रेटरी चेंजेस के बाद 6 to 8 mm रहेगी एवरेज एंडोमेट्रियल थिकनेस सिक्रेटरी चेंजेस के बाद। और अगर इम्प्लांटेशन हो चुका है, एट इम्प्लांटेशन थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, एवरेज थिकनेस एट इम्प्लांटेशन इज 10 to 12 mm, 10 to 12 mm। ठीक है, अब मुझे बताइए कि प्रोलिफरेटिव चेंजेस होने के बाद भी सिक्रेटरी चेंजेस के दौरान आपकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज क्यों हो रही है, वो इसीलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि ग्लैंड्स होते हैं वो भी अपने फुल सिक्रेशंस के साथ होता है और स्ट्रोमल एडिमा हो जाता है सिक्रेटरी चेंजेस के अंदर। क्योंकि सिक्रेटरी चेंजेस में दो चीजें होती है, ग्लैंड्स आ जाती है, ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे सिक्रेशंस है और स्ट्रोमल एडिमा हो जाता है, इसलिए थिकनेस जो है आपकी प्रोलिफरेटिव चेंजेस के बाद सिक्रेटरी चेंजेस में भी आपका थिकनेस जो है बढ़ जाता है। और इम्प्लांटेशन में आपको याद रखना 10 to 12 मिलीमीटर एवरेज थिकनेस होती है इम्प्लांटेशन के टाइम पर। मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन इज 6 to 8 mm। फिर हम बात करते हैं दो टर्म्स के बारे में, एक पेरीमेट्रियम और एक पैरामेट्रियम। देखो पेरीमेट्रियम क्या है, पेरीमेट्रियम इज बेसिकली विस्करल पेरिटोनियम, जिसे हम सिरोजा भी कहते हैं। पैरामेट्रियम क्या है, पैरामेट्रियम बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि यूट्रस के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली आपका सपोर्टिव लिगामेंट होता है, सपोर्टिव लिगामेंट्स के भी जो है पैरामेट्रियम के अंदर ही इंक्लूड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख सकते हो कि ये जो विसरल पेरिटोनियम है ये टाइटली अटैच्ड है यूट्रस,
कैसा अटैच है, टाइटली अटैच है यूट्रस से। लेकिन दो पॉइंट्स है जहां पर आपका यूटेरस से ये विसरल पेरिटोनियम लूजली अटैच है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर आपका जो पेरिटोनियम है इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दी ब्लैडर। ओके, और इसको इस फोल्ड को हम कहते हैं यूटेरोवसाइकल फोल्ड। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूटेरोवसाइकल फोल्ड, जहां पर आपका पेरिटोनियम जो है ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ब्लैडर के ऊपर, और ये लूजली अटैच होता है इस पॉइंट पर। बिलो यूटेरोवसाइकल फोल्ड लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का। तो जब भी आप इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, एलएससीएस, जब भी आपको लोअर सेगमेंट का सर्वाइकल सिजेरियन सेक्शन करना होता है आपको लोअर सेगमेंट का, तो आप जो है लोअर सेगमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, बाय दिस यूटेरोवसाइकल फोल्ड, क्योंकि बिलो दिस यूटेरोवसाइकल फोल्ड आपका लोअर सेगमेंट लाई करता है सर्विक्स, ठीक है, सॉरी यूटेरस का लोअर सेगमेंट लाई करता है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट जहां पर आपका जो विसरल पेरिटोनियम है ये लूजली अटैच रहेगा यूट्रस से, वो है ये वाला पॉइंट जिसे हम कहते हैं रेक्टो यूटेरिन पाउच। पेरिटोनियम जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है आपके रेक्टम पे वाया दिस रेक्टो यूटेरिन पाउच, जिसे हम पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। आपको पता है पाउच ऑफ डगलस क्या है? पाउच ऑफ डगलस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द फीमेल पेल्विस। क्या ये मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है आपके फीमेल पेल्विस का? यहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, और इस फ्लूइड कलेक्शन होने के कारण हम इसको दो कारणों के कारण जो है इस पाउच ऑफ डगलस को यूज कर सकते हैं। पहला, कर्लोसेंटेसिस इस प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। कर्लोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं पाउच ऑफ डगलस से, और एस्पिरेशन करने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द रप्चर एक्टोपिक। जब हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ाया हुआ है तो कर्लोसेंटेसिस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके ठीक है, कर्लोसेंटेसिस में क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द रप्चर्ड एक्टोपिक, ठीक है, और पियर्स करते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स को टू एस्पिरेट द फ्लूइड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस। ये जो आपका ये रेड कलर से मैंने मार्क किया है, आपका पोस्टीरियर फॉर्निक्स है, उसको हम लोग को रप्चर करना पड़ता है, पियर्स करना पड़ता है, ताकि हम एस्पिरेशन कर सके पाउच ऑफ डगलस से। कोल्पोटोमी क्या होता है, ओपन करते हैं आपके पाउच ऑफ डगलस को टू ड्रेन द पेल्विक एब्सेस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, एक और चीज आपको बताना था, कई बार ऐसा होता है कि एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल आप यूट्रस की पहचान नहीं पाते हो, तो आपको ये याद रखना है कि जो एंटीरियर वॉल है, अब ये आपकी एंटीरियर वॉल यूट्रस की और ये पोस्टीरियर वॉल है। जो एंटीरियर वॉल होती है ना, ये फुल्ली कवर्ड नहीं होती है पेरिटोनियम से। आप देख सकते हो कि एंटीरियर वॉल जो है, एंटीरियर वॉल जो है सिर्फ इतनी ही कवर्ड है पेरिटोनियम, बाकी का पोर्शन जो है बाकी। तो वही पोस्टीरियर वॉल जो है ये फुल्ली कवर्ड है पेरिटोनियम से। एंटीरियर वॉल इज नॉट फुल्ली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, व्हाइल पोस्टीरियर वॉल इज फुल्ली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। फिर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस के बारे में। देखो, ब्लड सप्लाई के अंदर मेन ब्लड वेसल्स तो तीन है आपकी, सॉरी दो ही है। एक है यूटेराइन आर्टरी, दूसरी है ओवेरिन आर्टरी के ब्रांचेस, जो कि यूटेराइन आर्टरी के ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोसिस करती है, और इस एनास्टोमोसिस में सैमसन्स आर्टरी भी आती है। ओके, उस एनास्टोमोसिस के अंदर सैमसन्स आर्टरी भी आती है। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, जब पीपीएच के मैनेजमेंट में आप क्या करते थे, स्टेप वाइज डीवैस्कुलराइजेशन करते थे सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर, तो आप यूटेराइन आर्टरी को भी लाइगेट करते थे, ओवेरियन आर्टरी को भी लाइगेट करते थे, और सैमसन्स आर्टरी को भी लाइगेट करते थे, कि ये तीनों जो है सप्लाई करते हैं बेसिकली आपके यूटेरस को। तो अब बात करते हैं यूटेराइन आर्टरी के बारे में इन डिटेल। यूटेरल आर्टरी क्या है? यूटेरल आर्टरी ब्रांच है ऑफ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी। एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी की ब्रांच है आपकी यूटेरल आर्टरी, जो यूटेरस पे पहुंचती है एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस। इट रीचेस यूटेरस एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस, ठीक है। अब आपको यूटेरल आर्टरी की ब्रांचेस पता होनी चाहिए। इनसाइड द यूटेरस द ब्रांचेस आर, यूटेराइन आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी आपके इनसाइड द यूटेरस? पहली है आर्कुएट ब्रांचेस, दूसरी है रेडियल ब्रांचेस। इसको आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो, यू आर बेस्ट, जहाँ पे यू फॉर यूटेराइन आर्टरी, ए फॉर आर्कुएट ब्रांचेस, आर फॉर रेडियल ब्रांचेस। और रेडियल ब्रांचेस की दो ब्रांचेस होती है, मतलब रेडियल ब्रांच जो है आपकी यूटेराइन आर्टरी की, वो और दो ब्रांचेस होती है, एक बेसल आर्टरी और एक स्पाइरल आर्टरी, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, देखिए आर्कुएट ब्रांचेस का काम होता है कि आउटर वन थर्ड ऑफ मायोमेट्रियम को ये सप्लाई करती है। आर्कुएट ब्रांचेस सप्लाई दी आउटर वन थर्ड ऑफ द मायोमेट्रियम। तो वही जो रेडियल ब्रांचेस होती है सप्लाई करती है इनर टू थर्ड ऑफ द मायोमेट्रियम। और रेडियल ब्रांच जो है यूट्रेन आर्टरी की ब्रांच है यूट्रस के अंदर, उसकी और दो ब्रांचेस थी मैंने बताया था, बेसल और स्पाइरल। बेसल आर्टरी क्या करती है, बेसल एंडोमेट्रियम को सप्लाई करती है, और स्पाइरल आर्टरी जो है ये सुपरफिशियल एंडोमेट्रियम को सप्लाई करती है। क्लैरिटी क्लैरिटी। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन वाले के पॉइंट्स, विच वेसल अंडरगो वेसोकंस्ट्रिक्शन बिफोर मेंसेस? बिफोर मेंसेस स्पाइरल आर्टरी आपकी वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वैस्कुलर रिमॉडलिंग में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी आर्टरीज का रिमॉडलिंग होता है? तो वो स्पाइरल आर्टरीज का होता है। फिर हम बात करते हैं, सिर्फ इतनी ही ब्रांचेस नहीं है आपकी यूट्रन आर्टरी की, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूटेरस के वाली ब्रांचेस बताई, बाकी यहाँ पर भी आपके फेलोपियन ट्यूब में मिलने वाली ब्रांचेस है, सर्विक्स में मिलने वाली ब्रांचेस है। तो दूसरे ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो दूसरे ब्रांचेस कौन कौन सी है? ट्यूबल ब्रांचेस होती है आपकी यूट्रन आर्टरी की, जो एनास्टोमोस करती है आपके ओवेरियन आर्टरी के साथ। फिर सर्वाइकल ब्रांचेस होती है जिनको हम डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी कहते हैं, और इनकी पोजीशन होती है 3 और 9 o'clock।
वजाइनल ब्रांचेस होती है और यूरेट्रिक ब्रांचेस भी होती है। ठीक है, तो ये ट्यूबल ब्रांचेस जो कि ओवेरियन आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करेगी, ये सर्वाइकल ब्रांचेस जिसको हमने डीप सर्वाइकल आर्टरी बोला, और दो होती है वजाइनल और यूरेट्रिक ब्रांचेस। फिर हमको पता होना चाहिए ये थोड़ा सा, ये पोर्शन समझिए, ये थोड़ा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी है। देखो, ये पॉइंट जो है, जहां पहले तो रेड कलर का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ओवेरियन आर्टरी है, येलो कलर का आपको यूरेटर दिख रहा है, और जो ग्रीन कलर का है वो आपका बेसिकली क्या है, यूटेरिन आर्टरी। ग्रीन कलर का जो है वो आपका यूटेरिन आर्टरी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पॉइंट है जहां पर आपका यूटेरिन आर्टरी ऊपर से जा रहा है ऑफ द यूरेटर, उस पॉइंट को हम कहते हैं पेल्विक ब्रेन। तो एट पेल्विक ब्रेन क्या हो रहा है, आपका जो ओवेरियन आर्टरी है वो ऊपर से क्रॉस कर रहा है टू दी यूरेटर। नियर दी पेल्विक ब्रेन कहाँ पे होता है, इट इज नियर दी इंफेंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये लिगामेंट हम बाद में पढ़ेंगे। ये मोस्ट कॉमन साइट होता है यूरेट्रिक इंजरी के लिए। जब भी हमको ओवेरियन आर्टरी को यहाँ पर अगर मान लीजिए लाइगेट करना होगा ना, तो हम गलती से अगर यूरेटर को इंजरी क्रॉस कर दें, तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है यूरेट्रिक इंजरी के लिए। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है यूरेट्रिक इंजरी के लिए, वो होती है ये वाला पार्ट जहाँ पे यूटेरिन आर्टरी क्रॉस करता है यूरेटर को। यूरेटर जो है, यूटेरिन आर्टरी जो है क्रॉस कर देता है यूरेटर को। मान लीजिए आपने यूटेरिन आर्टरी को लाइगेट करना था और आपने गलती से यूरेटर को लाइगेट कर दिया, आपको सब पानी पानी सा दिखेगा, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर मतलब यूरिन की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि यूरेटर के अंदर क्या होगा, यूरिन ही होगा ना। हाँ, इसलिए ये जो पॉइंट है जहां पर यूटेरिन आर्टरी क्रॉस करते हैं यूरेटर को, इट इज 2 सेंटीमीटर लैटरल टू दी सर्विस, 2 सेंटीमीटर लैटरल टू दी सर्विस, एंड इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर द यूरेट्रिक इंजरीज। ठीक है, अब इसीलिए जब भी हम क्लैंप्स अटैच करते हैं यूटेरिन आर्टरी को, ताकि उसमें से ब्लड फ्लो ना हो, तब हमेशा वो क्लैंप आप क्लोज रखोगे टू यूटेरस, ताकि यूरेटर को कोई इंजरी ना हो। पुट क्लैंप्स क्लोज टू यूटेरस वाइल क्लैंपिंग यूटेरिन आर्टरी, ताकि यूरेटर को कोई इंजरी ना हो। यूरेटर जो होता है आपका, ये पोस्टेरियरली लोकेटेड होता है तो बोथ ओवेरियन एंड यूटेरिन आर्टरी। वही जो आपका यूरेटर होता है, इट इज एंटीरियरली टू ओनली इंटरनल आइलियक आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार आते रहता है, क्योंकि यूरेटर को आपको डैमेज नहीं करना है ड्यूरिंग लाइगेटिंग दिस एनी ऑफ दिस आर्टरीज। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरेटर जो है ये पोस्टेरियरली लोकेटेड है तो बोथ दिस ओवेरियन एंड यूटेरिन आर्टरी। तो वही जो यूरेटर है ये एंटीरियरली लोकेटेड है तो इंटरनल आइलियक आर्टरी। अगले लेक्चर के अंदर हम सर्विक्स को पढ़ लेंगे। जितना मैंने अभी सिखाया है जितने भी टाइम के अंदर, वो नियरली मैम ने 1.5 घंटे के अंदर